हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस पर। तो आज जो ये लेक्चर हमारा रहने वाला है, ये क्लास 9th NCERT बेस्ड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, ये है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सही से बनाते हैं ज़रा हेडिंग। अध्याय फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। हम्म। हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल एकदम बेसिक से है। मतलब कह सकते हैं कि हम जिस वातावरण में, जिस वायुमंडल के आसपास या जिस भी माहौल में, इस प्रकृति में हम रह रहे हैं, तो इसका बिल्कुल एकदम बहुत नज़दीकी से इसमें वर्णन किया गया है इस चैप्टर का। जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पहले ही कि भाई जो प्रकृति है या जो ये ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, आखिर इसका निर्माण किससे हुआ है। तो इसके निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण या केवल और केवल एक ही शब्द का हम यूज करने वाले हैं, और वो है पदार्थ, जिसको हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। पदार्थ, द्रव्य, या जिसको मैटर कहते हैं। तो हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे पहले कि द्रव्य क्या होता है, ये पदार्थ किसे कहते हैं, और उसके बाद इस द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने भागों में किया गया है। तो पहले हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है इसमें द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ, इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर। अब देखिए ये क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ। हम सभी देखते हैं कि हमारे आसपास या प्रकृति में या पूरे वातावरण में जो भी कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी, एक आध अपवाद हो सकता है, लेकिन लगभग सभी का सभी जो भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अब ये नहीं है कि हाँ किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा तो कि हाँ भी उसके लिए ऐसा बोलेंगे, नहीं, जिसके जो देख सकता है वो भी। हालांकि ब्रह्मांड में ये थोड़ी जो व्यक्ति नहीं देख पाएगा वो चेंज हो जाएगा सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम अपनी आंखों से जो भी देख रहे हैं वो सब का सब क्या है, पदार्थ है या द्रव्य है। जो भी है, चाहे वो मिट्टी है, लोहा है, लकड़ी है, ईंट है, कागज है, और वायु है, कोयला है, और किसी जीवित प्राणी की कोई बॉडी है, कोई वनस्पति है, जल है, सब कुछ, ये सब का सब क्या है, द्रव्य है। अर्थात हम द्रव्य के लिए एक ही शब्द यूज करेंगे कि जो कुछ हम देख रहे हैं, जो अपने आसपास सब कुछ, या जिससे भी इस ब्रह्मांड का निर्माण इस समय हुआ है, या कह सकते हैं जो इस समय इसमें मौजूद है, वो सब का सब क्या है, द्रव्य है या पदार्थ है। लेकिन अब बात यह है कि द्रव्य की पहचान करेंगे कैसे, हम किसको द्रव्य कहेंगे।
इसका क्या मतलब, इसको कैसे करेंगे हम कि द्रव्य किसको कहें किसको ना कहें, या ये द्रव्य है या नहीं है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2-3 शर्तें इसमें बताई गई हैं कि द्रव्य की परिभाषा जो बताई गई है उसमें 2-3 शर्त हैं, अगर वो फॉलो होती हैं किसी भी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, वो तो सब द्रव्य हो जाएगा। कौन कौन शर्त है भाई। नंबर 1 तो ये है, चलो इसकी शॉर्ट हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद शर्तों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि द्रव्य क्या है भाई, द्रव्य जो है, द्रव्य वह है, द्रव्य वह है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, तथा जिसका अध्ययन, जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, क्या कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे क्या भाई, अपनी आंखों से हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लो लकड़ी है, मिट्टी है, कोला है और पानी है, या कोई लोहे का मतलब स्टील, लोहा है, स्टील है, कि इनसे बनी हुई कोई वस्तु है, कुर्सी, मेज, ये सब, ये भी मिट्टी, मिट्टी, लोहा, लकड़ी, लकड़ी और जल, कुर्सी, कुर्सी, मेज इत्यादि, ये सब के सब क्या है, ये सब पदार्थ है या द्रव्य है। अर्थात ये बात हमारे समझ में आ चुकी है कि हम इस प्रकृति में या इस ब्रह्मांड में या हमारे पर्यावरण में जो भी कुछ देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, या जिसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब का सब क्या है, द्रव्य। अब इसमें बताए कि कंडीशंस या शर्तों के आधार पर हम कैसे पहचान करेंगे कि हाँ भी कोई द्रव्य है या नहीं है। जैसे इसने बताया कि द्रव्य वह है, क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। अब स्थान कैसे भी देखो, जो स्थान घेरता है मतलब अगर कोई भी पदार्थ है या कोई भी चीज है, वस्तु है, अगर वो कहीं पर रखी है और वो जगह घेर रही है, या हम कह सकते हैं वो स्थान घेर रही है, तो वो अपने आप में क्या होगी, द्रव्य होगी। लेकिन केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये द्रव्य नहीं कहलाएगी, सारी की सारी कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे भाई, चलो एक हो गई। दूसरी बात ये है कि जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट, वजन, यानी उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, तब वो द्रव्य कहलाएगी। इसके अलावा जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अध्ययन का मतलब
उसके बारे में जानकारी। ज्ञानेंद्रियां, जो हमें ज्ञान दें किसी भी वस्तु के बारे में, वो वाली इंद्रियां कितनी होती हैं? आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है। ये सब क्या है? आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां। जैसे आप कहो कि भी ये कैसे बताएंगे कि हाँ भी ये द्रव्य है या ये पदार्थ है? आप देखिए, सबसे पहले आप जब देखेंगे किसी भी वस्तु को, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए कि ये वस्तु पदार्थ है, द्रव्य है अथवा नहीं है, तो क्या करेंगे? अपनी आंखों से अच्छी तरीके से उसका निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे उसको कि हाँ अभी वास्तव में किस रंग की है, ऊपर से कैसी बनी हुई है और दिखने में है कैसी, क्या इसका साइज रहने वाला है, इसका आकार कैसा है, तो आंखों से देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हाँ भी इसमें कुछ वजन वजन है नहीं है, भार हो, तो उसको उठा के देखेंगे हाथ से, तो इसके बारे में जानकारी कर लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे वस्तु ठोस है या कैसी है, उसको हाथ से दबा के देख लेंगे। इसके अलावा और क्या है? मान लीजिए हमें देखने की वस्तु कैसी है, कोई ठंडी वस्तु है या ज़्यादा ज़्यादा हार्ड है या कैसी, तो उसको तो दबा के देख लेंगे। ठंडी और गर्म का एहसास कैसे करेंगे? हम अपनी स्किन के माध्यम से, त्वचा को या इस हाथ को या किसी भी मतलब बॉडी पार्ट को उससे टच करके देखेंगे, तो उसके बारे में पता लगा लेंगे कि हाँ भी ये वस्तु कैसी है, ठंडी है या गर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वो वस्तु द्रव्य है या नहीं है, या उस वस्तु के भौतिक गुणों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये था हमारा द्रव्य। अब बात ये आती है क्या कि भी वायु और बहुत सारे पदार्थ हैं, क्या ये सब के सब क्या हैं? द्रव्य ही हैं? बोले हाँ द्रव्य हैं। कि भाई वायु, वायु द्रव्य कैसे? क्या वायु स्थान घेरती है? क्या हम ये कहें कि वायु जो है द्रव्य है? वायु, वायु अपने आप में द्रव्य है? हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट, क्या क्या पानी द्रव्य है? इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो देखिए वायु द्रव्य है या नहीं, वायु क्या कोई भी वस्तु है, उसके द्रव्य होने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं परिभाषा में, वो सेटिस्फाई या कह सकते हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, तभी हम किसी वस्तु को द्रव्य मान सकते हैं। अब जैसे मान लो वायु है, कि भाई वायु को हम देख तो नहीं पा रहे, ठीक है देख नहीं पा रहे, लेकिन ये थोड़ी है कि हर एक जो ज्ञानेंद्रिय हमारी हैं जितनी भी, सब की सब उस पर लागू होती हूँ। भाई अगर वायु है उसको नहीं देख पा रहे, तो बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है, कोई ना कोई अंग हमारा ऐसा है जो उसके बारे में कुछ ना कुछ महसूस करता होगा। तो है हमारी त्वचा, वायु चलती है तो हमें ठंडी या गर्म का एहसास होता नहीं होता, तो इसलिए वो क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय बता रही है कि हाँ भी वायु गर्म है या नहीं, हमको महसूस हो रही है। इसके अलावा क्या भाई ये जगह भी घेरती है? क्या स्थान घेरती है? इसका कुछ ना कुछ आयतन होता है? बिल्कुल होता है। कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए कोई ट्यूब है, अब ट्यूब, खाली ट्यूब ले लो, ट्रैक्टर की, ट्रायल मतलब साइकिल की है, कोई सी ले लो, पहले आप ट्यूब ले आओ खाली, आप उसको अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ के एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर आपने वायु यानी हवा उसमें भरवा ली, और हवा भरवाने के बाद उसको आप सोचें कि हाँ जितनी पहले जगह में उसको इकट्ठा करके मोड़ के रख दिया था अब भी रख देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो खाली स्पेस उस ट्यूब के अंदर था, उस जगह को किसने भर लिया है? वायु ने घेर लिया है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वायु भी अपने आप में क्या एक द्रव्य है और वो स्थान भी घेरती है। अब बात ठीक है भाई, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, भाई द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ होता है, सॉरी वो स्थान भी घेरता है और उसका हम अध्ययन भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या उसके अंदर वजन होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है भाई? देखिए जब हम
साइकिल, बाइक या कोई ट्रैक्टर, ट्राली, किसी भी अगर टायर में हवा भरवाते हैं तो हम पहुंचते हैं वहाँ पर, उससे पूछते हैं कि भाई बताओ भाई कितने पौंड हवा होनी है। तो वो पौंड वास्तव में जो मीटर है वो अपने आप में एक द्रव्यमान को बताने वाला मात्रक है। अर्थात वायु को ये वायु के द्रव्यमान को जिस मात्रक में मापेंगे वो है पाउंड। जैसे कि भी 40 पाउंड, 30 पाउंड, इतने पाउंड हवा करनी है, तो ये सब क्या है, ये पाउंड जो है ये द्रव्यमान किसका, मतलब मात्रक किसके द्रव्यमान का है, वायु के द्रव्यमान का मात्रक है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके अलावा देखिए पानी, कि भी पानी है नहीं है, तो बिल्कुल पानी तो है। पानी को आप किसी बर्तन में भर के तौल सकते हो, मेजर कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि कैसा है, आंखों से भी देख सकते हो। आप किसी बर्तन में, खाली बर्तन में कोई चीज़ रख लो, मान लीजिए कोई कपड़े को आप रखते हो तो रखा जाएगा, लेकिन अगर आप पानी भरने के बाद उस कपड़े को उसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा, कपड़ा बिल्कुल आ जाएगा। परंतु कपड़े के लिए अलग से स्पेस होना चाहिए। अगर आप भरे हुए बर्तन में बिल्कुल फुल भरा हुआ है तो उसमें कपड़ा डालेंगे, कोई चीज़ डालेंगे, कोई कंकड़, लोहा, पत्थर, मतलब कुछ भी डालेंगे तो वो पानी जरूर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब पहले उस पानी जिस बर्तन में भरा हुआ है उसमें अगर कोई और वस्तु डालनी है तो हमें स्पेस खाली करना पड़ेगा। अर्थात पानी भी जगह घेरता है, यानी स्थान घेरता है, और उसमें भार भी होता है, और उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द्रव्य। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। देखिए अगर ये देखा जाए कि द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब सीधा सा ये है यहां पर कि द्रव्य, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई खाने पीने की चीज है, जैसे मान लो सब्जी है। अब सब्जी जो होती है, अब हम देखते हैं कि एक सब्जी तो क्या है भाई, उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, मतलब रसीली है, ग्रेवी ठीक ठाक है। एक क्या है, ऐसी है, मान लीजिए आप मिक्स वेज खाते हैं तो उसमें पानी होता ही नहीं है, तो क्या थोड़ी सी कह सकते हैं चिपक मा है। तो ये क्या है, अलग अलग जब अवस्थाओं में मान लो हम सब्जी को देख सकते हैं तो अलग अलग अवस्थाओं में हम द्रव्य को भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार द्रव्य को मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, लेकिन चौथी और पांचवी जो अवस्था है वो हमारे कोई खास काम की नहीं, वो बहुत जटिल है, उनका अध्ययन बहुत जटिल है, मतलब उनका इतना ज़्यादा यूज हमारे दैनिक जीवन में, या कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से इतना नहीं है। तो इसलिए मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पांचों बताएंगे लेकिन 3 को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। नंबर 1, जैसे इसको लेते हैं। पहला है ठोस या सॉलिड, सॉलिड। नंबर 2 है द्रव। देखिए द्रव अलग है और द्रव्य अलग है, तो बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड। नंबर 3 है गैस, गैस। ये मुख्य रूप से हैं, लेकिन 2 और हैं। चौथी है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। चौथी है प्लाज्मा। और नंबर 5वीं है, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ये है पांचवी। आ रही बात समझ में? तो ये 5 अवस्थाएं होती है द्रव्य की, ठोस है, द्रव है, गैस है और प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बाकी 2 हो गए, लेकिन मुख्य रूप से जो हम पढ़ने वाले हैं, हम केवल और केवल इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, इनको पढ़ने वाले हैं, ये जो तीनों हैं। ये पढ़ने वाले हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं जरा। देखिए, तीनों की तुलना करेंगे, साथ साथ करके चलेंगे, या तीनों में क्या क्या अंतर होता है या क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे ठोस, ठोस, सॉलिड, सॉलिड। नंबर 2 है द्रव, लिक्विड, लिक्विड। नंबर 3 है गैस। अब देखिए, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या करता है यार? देखिए, ठोस, द्रव और गैस। इधर यहां पर हम लिख लेंगे कि इनकी क्या क्या गुण हैं और क्या क्या इनमें भिन्नताएं होती हैं। जैसे पहले क्या है, आयतन। आयतन के बारे में जानेंगे कि किन में क्या अंतर होता है। आयतन, वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ठोस, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, आप इसको ले लीजिए, पेन है ये मेरे हाथ में। अब ये जो पेन है, ये अपने आप में क्या है, ठोस अवस्था में है। या मान लीजिए कोई ईंट ले सकते हो आप, पत्थर ले सकते हो, या कोई अन्य चीज जो ठोस हो उसको ले सकते हो। तो क्या उसका जो आयतन है, किसी किसी भी परिस्थिति में क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? क्या आप ईंट की साइज को, या कह सकते हैं ईंट जितनी जगह वो जहां पे रखोगे, आप चाहे उसको बड़े पात्र में रख दो, चाहे बिल्कुल खुले फर्श पर रख दो, चाहे किसी छोटे पात्र में रख दो, कहीं भी रख सकते हो, क्या उसके आयतन में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितने भी ठोस पदार्थ हैं, उन सभी का आयतन जो होता है निश्चित होता है। कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप, ठोस पत्थर है, ईंट है, या कोई लोहे की रोड है, या कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ठोसों का आयतन हमेशा निश्चित होता है। इनका आयतन इनका आयतन इनका आयतन इनका आयतन इनका आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। अब देखिए, द्रव जो होते हैं,
द्रव, मान लीजिए आप एक लीटर दूध ले लो या 1 लीटर पानी ले लो, 2 लीटर ले लो, जो मन करे वो ले लो। लेकिन जैसे ही आप 1 लीटर दूध लेंगे या पानी लेंगे तो आप मान लो उसको 5 लीटर वाले पात्र में रख दो, कर दो। तो 5 लीटर वाले पात्र में जैसे ही आप उसको करेंगे तो क्या होगा? क्या वो 5 लीटर वाले पात्र में करने पर ज़्यादा जगह घेरेगा? भाई जगह तो उतनी ही घेरेगा जितना क्या 1 लीटर मतलब दूध या पानी उसमें आ सके। या मान लो आप 2 लीटर वाले में कर दो, क्या 2 लीटर वाले पात्र में अगर आप दूध को या पानी को करेंगे 1 लीटर को, तो क्या 2 लीटर का पूरा बर्तन भर जाएगा? नहीं भरेगा। मतलब कहने का ये है कि जितने भी द्रव होते हैं उनका आयतन भी हमेशा निश्चित होता है, आयतन उनका चेंज नहीं होने वाला है। कुछ भी ले लो, कोई भी द्रव ले लो, दूध है या कोई तेल है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है उसको ले लेंगे, तो द्रवों का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। इनका आयतन भी निश्चित होता है। इनका आयतन भी निश्चित होता है। नेक्स्ट, अब देखिए गैस। क्या गैस, मान लीजिए 1 किलो गैस आप सिलेंडर में भरवा के लाओ, 1 किलो के ही सिलेंडर में 1 ही किलो गैस भरवा लो, चलो उसमें आ जाएगी, कोई बात नहीं। क्या आप उस 1 किलो गैस को 5 किलो वाले सिलेंडर में जैसे भरेंगे तो क्या केवल और केवल उतनी जगह घेरेगा क्या वो गैस जितनी कि छोटे वाले सिलेंडर में घेरी थी? नहीं। 1 किलो गैस को अगर 5 किलो वाले सिलेंडर में आप भरेंगे, 5 किलो गैस जिसमें आती होगी, तो वो गैस पूरे के पूरे 5 किलो वाले एरियो को घेर लेगी। चलो उसी गैस को 1 किलो को हम 10 किलो वाले सिलेंडर में भरते हैं तो क्या होगा? उसी गैस को अगर हम 10 किलो वाले सिलेंडर में भरेंगे तो वो पूरी गैस 10 किलो जितना बड़ा सिलेंडर होता है उस पूरे के पूरे आयतन को, पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेगा। सब में गैस के अणु बिखर जाएंगे। मतलब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि गैस को आप जिस भी बर्तन में या किसी भी पॉलीथीन में या किसी पाइप में या कहीं पर भी सिलेंडर में आप भरेंगे तो उसी का आयतन ग्रहण कर लेगा। मतलब पूरे आयतन को घेर लेगा। छोटे में करेंगे तो छोटे को घेर लेगा, बड़े को करेंगे बड़े में घेर लेगा। मतलब आयतन कोई निश्चित नहीं होता है, इनका अनिश्चित होता है। तो ये क्या बात निष्कर्ष निकला कि भी गैसों का आयतन या इनका आयतन अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। चलिए अब दूसरी बात आती है, इनका दूसरा जो गुण है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, पहला हो गया आयतन, दूसरा हो गया आकार। आकार इसको हम बोल सकते हैं शेप। अब देखिए आकार, अब कोई भी ठोस चीज ले लो। अब ठोस चीज आप लेंगे, ठोस मान लो पत्थर है, ईंट है, या कोई लोहे का बना हुआ है या लकड़ी का बना हुआ कोई गुटका है, कुछ भी ले लो। आप उसको कहीं पर भी रख दो, पानी में फेंक दो, मिट्टी में रख दो, किसी खुले में रख दो, कहीं भी रख दो, क्या उसका जो आकार है, मान लीजिए चौकोर है या मान लो लंबा लंबा है, क्या उसका आकार कभी बदलेगा? आप लोहे की रॉड को मिट्टी में धंसा दो, क्या वो मुड़ के या कह सकते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, वो आकार थोड़ी चेंज कर लेगी अपना। आप ईंट को रख दो, खुले फर्श पर रख दो कहीं भी, या कहीं किसी बर्तन में रख दो, क्या ईंट अगर किसी बर्तन में रहेंगे तो क्या बड़े बर्तन रहेंगे तो फैल के बड़ी हो जाएगी? आकार चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों का आकार भी क्या होता है भाई? निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब देखिए द्रव, द्रव हुआ क्या?
देखिए द्रव को अगर आप मान लीजिए पानी ले लो या दूध ले लो या कोई तेल ले लो, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल या फिर डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, आप मान लो एक सिलिंड्रिकल जो फॉर्म में कोई बर्तन है या सिलेंडर के रूप में उसमें करेंगे तो वो सिलेंडर का रूप धारण कर लेगा, आकार ग्रहण कर लेगा। और अगर आप एक चौड़े पात्र को लेंगे उसमें करेंगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब पानी को या द्रव को जिस भी पात्र में आप रखेंगे, जिस भी आकार के पात्र में रहेंगे, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। कोई निश्चित ये नहीं है कि हाँ केवल उसका आकार वही बना रहेगा, नहीं। तो द्रवों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इनका आकार निश्चित नहीं, निश्चित नहीं होता है। गैस की बात करते हैं तो देखिए गैसों में क्या होता है, गैस भी ऐसे ही है। आप गैस लेंगे, उसको आप एक 5 किलो वाला सिलेंडर में भरेंगे तो 5 किलो वाले सिलेंडर का रूप धारण कर लेगी वो गैस। आप एक बोतल टाइप लेंगे आप कोई, या आप कह सकते हैं चौकोर बर्तन लेंगे, टैंक वगैरह उसमें भरेंगे तो उस चौकोर वाले टैंक का आकार ग्रहण कर लेगा। आप खुले स्पेस में छोड़ देंगे तो पूरे स्पेस में फैल जाएगा, कमरे में छोड़ देंगे तो कमरे का आकार ग्रहण कर लेगा। तो गैसों का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात इनका आकार भी अनिश्चित होता है। इनका आकार भी अनिश्चित, इनका आकार भी अनिश्चित होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे आयतन हो गया, आकार हो गया। उसके बाद इसमें आकर्षण बल या कह सकते हैं अंतर आणविक बल, अंतराण्विक बल। तो देखिए अंतराण्विक बल कहते हैं, या कह सकते हैं इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ये क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ किससे मिलकर बना है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और जब कणों से मिलकर बना है तो कण मान लीजिए जब एक जगह जुड़े हुए हैं तभी तो एक बॉडी का निर्माण हो रहा है, एक पूरे एक सही स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तो कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ है उसके जो कण हैं या अणु हैं वो किसी न किसी बल के माध्यम से एक जगह जुड़े हुए हैं। जब बल के माध्यम से जुड़े हैं तो क्या भाई कुछ ना कुछ बल लग रहा है उनके बीच में, जो उन सभी अणुओं को एक दूसरे से बांधे हुए हैं। तो उसे ही हम कहते हैं अंतराण्विक बल या इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो अब देखिए ठोस मान लीजिए कोई पत्थर है, क्या पत्थर को आप ऐसे तोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि वो जो अणु उसके हैं वो एक तरह से बहुत प्रबल या स्ट्रांगली मतलब जुड़े हुए हैं। अब जोड़ के कौन रखा है? उसके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, और वही क्या है? अंतराण्विक बल। तो ठोसों में क्या होता है? ये अधिक होता है, ठोसों में अधिक होगा। ठोसों में इसका मान अधिकतम होता है, इसका मान अधिकतम होता है। गैस में क्या होगा भाई? देखो गैसों के अणु भी, सॉरी द्रव की बात करते हैं, तो द्रव के अणु भी क्या है? एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मान लो आप तेल को लेंगे, सरसों का तेल, तो उसको आप खुले में छोड़ देंगे, गिरा देंगे तो वो थोड़ा बहुत मतलब
धीरे धीरे मतलब चारों तरफ को बहेगा, लेकिन पानी को डालेंगे तो वो एकदम बह जाएगा। ऐसे ही मान लो केरोसिन ऑयल उसको डालेंगे तो थोड़ा जल्दी बह जाएगा। तो अलग अलग जो भी द्रव हैं, अलग पदार्थ हैं द्रव अवस्था में, हालांकि उनके जो बहने का गुण है या एकदम से बिखरने का जो गुण है, क्वालिटी उनकी है, वो अलग अलग होती है। अब क्यों? क्योंकि किसी द्रव के अंदर जो अणु हैं उनके मध्य लगने वाला जो बल है बीच में, जिनको बांधे हुए अणुओं को, वो कम होगा, किसी किसी में ज़्यादा होगा। लेकिन होता है, लेकिन किससे कम होता है? इन ठोसों से कम होता है। इनमें ये बल तो होता है, इनमें ये लिखेंगे, इनमें ठोसों की अपेक्षा, इनमें इनमें ठोसों की अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा यह बल कम होता है, यह बल कम होता है। अब गैसों की बात करते हैं। अब गैसों को किसी भी अगर ओपन मतलब कहीं भी छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो पूरे के पूरे स्पेस में या जहाँ भी उसे खाली जगह मिलेगा एकदम उसका विसरण हो जाएगा, मतलब निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य जो लगने वाला अंतराणु बल है वो होता ही नहीं है। होता भी है तो ना के समान, नगण्य होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई इनके अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल नगण्य होता है, नगण्य होता है। चलिए, ये हो गए 3 मुख्य अंतर। इसके अलावा और पढ़ने वाले हैं, जैसे क्या कि भी जो इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, जिन्हें हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए गलनांक के बारे में पहले 1 मिनट सुन लो। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलना। तो कोई भी चीज गलेगी, कौन सी चीज गलेगी भाई? ठोस ही गलेगी। जो द्रव है वो द्रव रहेगी। द्रव हो सकता है कि थोड़ी सी उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाए गर्म करने पर, ऐसा हो सकता है। लेकिन गलने के लिए जो गलना शब्द आएगा मुख्य रूप से वो ठोसों यानी सॉलिड्स के लिए आएगा। तो अब अलग अलग जितने भी ठोस पदार्थ इस प्रकृति में हैं उन सबको गलाने के लिए ये तो है नहीं कि एक ही टेम्परेचर चाहिए साहब, सब 100 डिग्री पे पिघल जाएंगे या सब 80 पे पिघल जाएंगे या 120 पे, ऐसा नहीं है। अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उन सभी के गलनांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। होता क्या है गलनांक? मान लीजिए आपने बर्फ लिया और बर्फ को आपको पिघालना है, मतलब पिघलाना है, उसको पानी में चेंज करना है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको टेम्परेचर चाहिए। उसे क्या चाहिए? टेम्परेचर। मतलब कहने का ये है जो ठोस अवस्था से उसको द्रव में चेंज करने के लिए हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, लेकिन एक निश्चित ऊष्मा। अब मान लीजिए कि आपने उसको केवल और केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो बर्फ है, आपने उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, पिघलना शुरू नहीं करी अभी तक। मान लीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर भी नहीं पिघला। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, उसे ही कहते हैं, उसी टेम्परेचर को कहेंगे उस ठोस का या जो भी जिसको भी हम पिघला रहे हैं उसका गलनांक।
तो गलनांक क्या है? किसी भी ठोस पदार्थ का या पदार्थ का गलनांक वह निश्चित तापमान है जिस पर वो पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर देता है, उसे कहते हैं उसका गलनांक। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना। तो अगर किसी पदार्थ को उबालना है या कह सकते हैं गर्म करके खौलाना है, तो क्या करेंगे? उसको हीट यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो एक निश्चित ही टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। यानी कि हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू कर देता है तो आप 80 में ही उबाल देंगे, नहीं, आपको एक निश्चित टेम्परेचर देना पड़ेगा और तब जाके पानी उबलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे ही किसी भी द्रव को उबालने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और वही निश्चित टेम्परेचर क्या कहलाता है? उस द्रव का उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। एक निश्चित टेम्परेचर या तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। अब ठोस की बात करते हैं। क्या ठोस को अगर आप द्रव को और ठोस को पास पास रख के उनकी तुलना करके तब उनको गर्म करके खोला के देखो या गला के देखो, किसमें ज्यादा आपको जो ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ेगी? भाई ठोसों में ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य जो लगने वाला अंतराणविक बल है वो बहुत प्रबल है गैसों और द्रवों की तुलना में। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। अब गैसों की बात करते हैं, द्रवों की। तो द्रव क्या है? ठोस से थोड़ा सा कम होता है इनका गलनांक और क्वथनांक। इनके गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक ठोसों की अपेक्षा अपेक्षा कम होते हैं। तो होते तो इनके भी हैं लेकिन इनके ठोसों की अपेक्षा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रवों में ठोसों की तुलना में अंतराणविक जो बल है वो कम होता है। गैसों में क्या होता है? गैसों में इन दोनों से ही कम होते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों के गलनांक व क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं या निम्न होते हैं। ठोसों व द्रवों की तुलना में इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है। तो ये जितने मुख्य अंतर थे मैंने आपको बताए इन सभी के बारे में। जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा वॉल्यूम, इनके शेप, साइज, अंतराणविक बल, इन सब के बारे में हमने तुलना करी
और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आपको ये सारी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है या पदार्थ के बारे में, इनकी अवस्थाओं के बारे में आपको समझ में आया होगा। और समझ में नहीं भी आया है तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जो डाउट आपके हैं वो आप हमें बताने का प्रयास करेंगे और हम उनको जो अब इस वीडियो में कमी हुई है या इस लेक्चर में कमी हुई है उनको आगे प्रयास करेंगे कि हम उनको सुधार पाएँ। धन्यवाद।